आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने अब तक का जो है स्टेप 1 पढ़ लिया था, धातुओं का समृद्धिकरण। आज स्टेप 2 पढ़ते हैं, धातुओं का निष्कर्षण, अर्थात जो धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक क्रियाशील तत्वों की एक जो है सारणी रेखा था, ये था। यहाँ पे कुछ अधिक क्रियाशील तत्व थे, कुछ कम क्रियाशील तत्व थे, कुछ मध्यम के थे। उन्हीं धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, अर्थात अधिक क्रियाशील तत्व का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, कम क्रियाशील तत्वों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, या मध्यम क्रियाशील तत्वों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, वही हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक, देखो, जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो इनका निष्कर्षण जो है विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, विद्युत अपघटन विधि द्वारा। अधिक क्रियाशील तत्व कहाँ से कहाँ तक होंगे, यहाँ से पोटेशियम से लेकर के एल्युमिनियम तक। ठीक है, ये अधिक क्रियाशील तत्व होंगे, और जिंक से लेकर लेड तक ये मध्यम होंगे। बाकी जो बचे हैं ये कम क्रियाशील तत्व होंगे। और मध्यम जो होते हैं सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में होते हैं। इनका निष्कर्षण जो है कार्बन द्वारा अपचयन कर दिया जाता है, वहाँ से हम लोग कर लेते हैं। और जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कम क्रियाशील तत्वों का निष्कर्षण। कम क्रियाशील तत्वों का निष्कर्षण, यह बहुत ही अनविक्रिया होते हैं, मतलब क्रियाशील नहीं होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म कर दिया जाता है। जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं उन्हें गर्म करने पर क्या होता है, धातुएं प्राप्त हो जाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड का मतलब जो है, जो कम क्रियाशील तत्व हैं उन धातुओं के साथ ऑक्साइड जुड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे Cu है, Cu के साथ क्या जुड़ जाए, O, Cu क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड। इन्हीं धातु ऑक्साइड को गर्म कर देते हैं और वहाँ से धातुओं का निष्कर्षण हो जाता है। तो कम क्रियाशील तत्व क्या क्या हैं, Au, Ag, Hg और Cu। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला है Hg का निष्कर्षण सीने बार, अर्थात सीना बार से HgS। ठीक है, ये सीना बार है, यहाँ से हम लोग Hg का निष्कर्षण कैसे करेंगे वही देख लेते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गर्म किया जाएगा HgS को, और गर्म करेंगे वायु में आएगा। वायु का मतलब ऑक्सीजन के साथ गर्म होगा ना। तो क्या करते हैं, HgS को गर्म कर देते हैं किसके साथ, O2 के साथ। जब O2 के साथ हम लोग इसको गर्म करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा HgO प्लस H2। ठीक है, SO2। यहाँ 2 से गुणा करवा दीजिए, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से, और यहाँ भी किससे, 2 से। बैलेंस आप लोग जानते ही हैं। ओके, अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या, सल्फाइड या ऑक्साइड से अपचयन बहुत आसानी से हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया था। पहले सल्फाइड में था, इसको गर्म किया गया तो ऑक्साइड में आ गया। अब इसको पुनः लेंगे और पुनः गर्म करेंगे, अर्थात HgO। ठीक है, इसको हम लोग लेकर के क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक, जब गर्म करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा Hg, और प्लस O2 क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक, यही था जो कम क्रियाशील तत्व है उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या था, सीना बार से क्या प्राप्त करना था, Hg प्राप्त करना था। तो सबसे पहले इसको हम लोग गर्म किए वायु में। जब वायु के साथ गर्म किए तो ये चेंज हो गया किसमें, ऑक्साइड में, और यह SO2 क्या हो गया, अलग हो गया। ऑक्साइड को पुनः लिया गया, इसको गर्म किया गया। जब ऑक्साइड को पुनः लेके गर्म किए तो उसमें से वायु जो है, जो ऑक्सीजन था वो अलग हो गया, और धातु जो है हमें प्राप्त हो गया। ये चीज़ यही तो प्राप्त करना था। क्लियर, क्लियर, ओके, समझ में आया ना। चलिए ठीक है, उसके बाद है, ये तो क्या था, कम क्रियाशील तत्वों का निष्कर्षण। अब देख लेते हैं जो मध्यम क्रियाशील धातु होते हैं उनका निष्कर्षण कैसे होता है। ठीक, चलिए देखिए, जो मध्यम वर्ग के होते हैं, जो मध्यम में क्या क्या होते हैं, Zn, Fe और Pv, इनका निष्कर्षण कैसे होता है। ये जो मध्यम क्रियाशील तत्व होते हैं ये तो सल्फाइड में होंगे,
या कार्बोनेट आयस्क के रूप में पाए जाते हैं, या तो सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे या तो कार्बोनेट आयस्क के रूप में पाए जाएंगे। ठीक, इन धातुओं के ऑक्साइड से प्राप्त करना बहुत ही आसानी होती है। मतलब जो सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में होते हैं उन्हें पहले चेंज किया जाएगा ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्साइड से हम लोग उसको आसानी से धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। और ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए दो विधियाँ हैं, एक तो भर्जन है और एक क्या है, निस्तापन। तो भर्जन में क्या होता है, जो भर्जन देखो सल्फाइड अयस्क होगा और कार्बोनेट अयस्क होगा, तो सल्फाइड अयस्क जो होगा वो भर्जन में किया जाएगा और जो कार्बोनेट अयस्क होगा वह किस में किया जाएगा, निस्तापन में। तो भर्जन में क्या होता है, ठीक है, भर्जन का परिभाषा पूछता है, भर्जन हुआ निस्तापन हुआ, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। तो भर्जन में क्या होता है, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, ठीक है, भर्जन में क्या होता है, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उन्हें वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, यानी कि सल्फाइड अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में बहुत अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वह ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी क्रिया को कहा जाता है भर्जन। अर्थात सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके, ठीक है, ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। आया समझ में। सल्फाइड अयस्क जो होता है उसको वायु की उपस्थिति में बहुत ही अधिक ताप पर गर्म करेंगे। जब बहुत अधिक ताप पर गर्म करेंगे वह बदल जाएगा किसमें, ऑक्साइड में। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड अयस्क है ना, तो जिंक सल्फाइड, क्योंकि ZnFePb तीन ही हैं मध्यम क्रिया में, तो किसको लेते हैं, जिंक सल्फाइड को, ZnS जिंक सल्फाइड होगा। इसको जो हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करेंगे वायु के संपर्क में आएगा अर्थात O2 के, और बहुत ही अधिक ताप पर गर्म करेंगे। ठीक है, किस पे गर्म करेंगे, अधिक ताप पर या अधिक गर्म करेंगे। जब अधिक ताप पर इसको गर्म किया जाएगा तो किस में चेंज होगा, जिंक ऑक्साइड में, अर्थात ZnO और प्लस SO2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको जो है बैलेंस कर लीजिए, 2 3 और 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 दूना 4, 2 6, 2 3 6। ठीक, देखो किस में परिवर्तित हो गया, जिंक ऑक्साइड में, अर्थात ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ ना। इसी क्रिया को कहा जाता है भर्जन। यानी कि सल्फाइड अयस्क था यहाँ पे, ठीक है, ZnS सल्फाइड अयस्क है ना, यस है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित होना ही भर्जन कहलाता है। तो क्या था, सल्फाइड अयस्क था, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म कर दिया गया तो किस में परिवर्तित हो गया, ऑक्साइड में। O का मतलब क्या, ऑक्साइड में, तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, इसी को क्या कहेंगे, भर्जन। ठीक, अगला है निस्तापन। तो निस्तापन में जो है कार्बोनेट अयस्क का निष्कासन किया जाता है, क्योंकि जो मध्यम क्रिया के क्रियाशील धातुएं थी क्या क्या थी, एक तो सल्फाइड अयस्क था, एक कार्बोनेट अयस्क था। तो सल्फाइड अयस्क से भर्जन और कार्बोनेट अयस्क से निस्तापन। तो निस्तापन में क्या होता है, सेम इस भर्जन की तरह ये भी है। यहाँ क्या होगा, जो कार्बोनेट अयस्क होंगे ये जो है वायु की अनुपस्थिति में या वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। वायु नहीं रहेगा तो भी चलेगा, या जो वायु रहेगा बहुत ही सीमित मात्रा में रहेगा, बहुत ही कम मात्रा में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं वायु की सीमित मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी क्रिया को कहा जाता है निस्तापन। बस भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या है, भर्जन में सल्फाइड अयस्क था, ठीक है, और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क था। भर्जन में वायु की उपस्थिति थी, निस्तापन में वायु की या तो सीमित मात्रा रहेगी या तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, और चेंज होगा उसी में, किसमें, ऑक्साइड में। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ले लेते हैं क्या, कार्बोनेट अयस्क अर्थात जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्योंकि वायु रहेगा नहीं अधिक ताप पर। ठीक, जब अधिक गर्म करेंगे तो चेंज होगा किसमें, ऑक्साइड में, अर्थात ZnO प्लस
CO2। ठीक, तो जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो कि नहीं, ऑक्साइड परिवर्तित हो गया, इसी को कहेंगे क्या, निस्तापन। एक का CO3 मतलब कार्बोनेट है और जिंक है, तो एक कार्बोनेट अयस्क है, इसको अधिक गर्म किया गया तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, इसी को कहा जाता है निस्तापन। क्लियर, ओके। अब जो भर्जन और निस्तापन से जो धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं उनका अपचयन किया जाए, क्योंकि हमको प्राप्त क्या करना है, ZN स्वतंत्र रूप से प्राप्त करना, उसके साथ O वगैरह ना रहें। ठीक है, तो जो भी भर्जन और निस्तापन से जो भी धातु ऑक्साइड प्राप्त हुए हैं उनका अपचयन किया जाएगा, और अपचयन कर करके जो है शुद्ध रूप से धातुएं प्राप्त कर ली जाएंगी। तो अपचयन में क्या होता है, अपचयन में कुछ अपचायकों का प्रयोग किया जाता है, इससे कार्बन का प्रयोग कर लिया जाएगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग कर लिया जाएगा, या H2 का प्रयोग कर लिया गया। क्यों, क्योंकि जब कार्बन के साथ अपचयन का मतलब क्या है, आप लोग पीछे पढ़े हैं, अपचयन का मतलब है कि जो भी यौगिक रहेगा या जो भी ऑक्साइड रहेगा उसमें से ऑक्सीजन की कमी होना। अगर हम जो भी ऑक्साइड प्राप्त हुए उनको कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन क्या करेगा, O को अपने साथ ले लेगा और बना लेगा CO2, और जो भी ये धातु रहेंगी वो अलग हो जाएगा, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। वैसे H2 भी है, H2 क्या करेगा, O को लेकर जल बना के अलग हो जाएगा, धातुएं अलग हो जाएंगी। ठीक, वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, O को क्या करेगा, अपने में ले लेगा और बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और धातु को अलग कर देगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं अपचयन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे ZNO प्राप्त हुआ है ना, ठीक है, ZNO। अब ये भी इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग किसके साथ, किसके अपचायक के रूप में क्रिया करवाएंगे, कार्बन के, अर्थात CO के उपस्थिति में। जब C के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बना लेगा ZN और प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा और ZN अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जिंक ऑक्साइड था, अब कार्बन अपचायक है, जब इसको हम लोग इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो जो होगा किसके साथ आ जाएगा, CO के, तो बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये था भर्जन निस्तापन। भर्जन और निस्तापन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग दोनों को अच्छे से विद एग्जाम्पल जो है अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, भर्जन में क्या होते हैं, सल्फाइड अयस्क, और निस्तापन में क्या होते हैं, कार्बोनेट अयस्क। भर्जन में वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में या सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है, और दोनों में प्राप्त होंगे क्या, धातु ऑक्साइड ही। जब धातु ऑक्साइड प्राप्त होंगे तो उसका क्या किया जाता है, अपचयन करके जो है धातुएं शुद्ध रूप से प्राप्त कर ली जाती हैं। ऐसा बात समझ में। ठीक, तो ये था मध्यम क्रियाशील तत्वों का धातुओं का निष्कर्षण। क्लियर ना, ओके। तो इसके बाद जो है अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो धातुओं की अधिक क्रियाशील तत्वों का निष्कर्षण है। एग्जाम में लगभग वहीं से चांसेस बनते हैं आने के लिए क्वेश्चन। तो ठीक है, उसको हम लोग कल के सेशन पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।